हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। सबसे पहले आज हम इम्पॉर्टेंट डे की ही बात करने वाले हैं, ओके, करेंट अफेयर्स के साथ। 8 अक्टूबर है आज, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं करेंट अफेयर्स। कल करेंट अफेयर्स नहीं आएगा, मतलब डेली सीए नहीं आएगा, बट वीकली सीए आएगा। तो वीकली सीए आप अटेंड कीजिएगा, और फिर हम जो है नेक्स्ट डे उसके बाद अपने करेंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर आज के क्लास के करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम है, टेलीग्राम से करेंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आज के सीए की शुरुआत हम सबसे इम्पॉर्टेंट डे से करेंगे, इंडियन एयरफोर्स डे। काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी दिन से न्यूज़ में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में पहली बार यहाँ इंडियन एयरफोर्स की परेड नहीं हो रही है। पहली बार जो एयर शो या एयर परेड होने वाली है दिल्ली के बाहर होने वाली है। कहाँ पर? प्रयागराज में, संगम एरिया में। यहाँ इंडियन एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 मतलब 1932 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स का फॉर्मेशन होता है। उस समय ब्रिटिश रूल होता है, इसलिए इसे हम रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते हैं 1932 में। हालांकि जब हम आज़ाद हो जाते हैं, इंडिपेंडेंस मिल जाता है हमको, तो 1950 से हम क्या करते हैं, वो जो रॉयल टाइटल था ना उसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो इंडियन एयरफोर्स डे हर साल हम 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर को 1932 में इंडियन एयरफोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। इस साल 91st नंबर की एनिवर्सरी है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे जो है उसकी थीम क्या है? एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। यहाँ पे 100 से ज़्यादा फाइटर जेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और लास्ट टाइम MiG-21 भी पार्टिसिपेट करने वाला है। मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी MiG-21 को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय तेजस। क्लियर इतनी चीज़ें। और ये जो एयर शो होने वाला है, एयर डिस्प्ले होने वाला है, वो संगम एरिया में होने वाला है, प्रयागराज में। डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसको आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होने के, स्पेशली वो लोग जो CDS, FCAT, NDA एंड डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच लॉन्च किया है, ठीक है। 2024 के जो एग्ज़ाम हैं SSC के, जो कि शुरू हो जाते हैं आपके जनरली जून जुलाई से, उन एग्ज़ाम के लिए बेसिकली टारगेटेड बैच है। इनमें प्रीलिम से लेकर मेंस तक का पढ़ाया गया है, और PYQs के अलग वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोर्स लेने के लिए आप परचम एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। कहाँ पर मिलेगा एप्लीकेशन? तो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसके अलावा perchamclasses.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर आप विजिट करके कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि हमने कोर्स परचेस किया है लेकिन लेक्चर्स नहीं हैं पूरे, तो मैंने आपको कहा कि टारगेटेड 2024 बैच है, मतलब 2024 के जो एग्ज़ाम है उसके लिए है। तो लगातार वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो लगातार आपको नए नए वीडियोस मिलते जाएंगे। अभी आधे वीडियो ही अपलोड है, बाकी फैकल्टीज़ काम कर रही हैं, तो बहुत जल्दी इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा बाय अप्रैल तक, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट कर लें आज का सीए। अब देखिएगा, एक और अचीवमेंट हुआ है। अभी तक के इतिहास में कभी भी एशियन गेम्स में भारत ने 100 मेडल नहीं जीते। पहली बार इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है और एशियन गेम्स में 100+ मेडल जीते हैं, ठीक है। अभी मेडल टैली नहीं आई है, क्योंकि हम मॉर्निंग में न्यूज़ देखते हैं 8 अक्टूबर को कंक्लूजन होना है, मतलब आज के दिन ही एशियन गेम्स कंक्लूड होने हैं। तो हम इनको नेक्स्ट डे, मतलब जब मैं अगला सीए लेकर आऊँगी, वहाँ पर मेडल टैली को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ कि पहली बार इतिहास में, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये हो रहा है कि इंडिया ने 100 मेडल जीत लिए हैं एशियन गेम्स में, ठीक है। इसके पहले देखो 2018 में केवल और केवल 70 मेडल्स जीते थे। 2014 में हमने 57 मेडल जीते थे, लेकिन अभी हमारे जो मेडल टैली है वो 100+ हो गई है। क्लियर है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल आप देख सकते हैं, जैसे कि मेंस हॉकी टीम, हमारी हॉकी जो टीम है मेंस टीम, उसने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं वीमेंस की कबड्डी टीम ने भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके अलावा मैंने अन्नू रानी का नाम आपको बताया था, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था।
इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारी मेंस क्रिकेट टीम है, तो मेंस क्रिकेट टीम ने भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा एक और पर्सन, जैसे अन्नू रानी का नाम मैंने आपको याद करवा दिया, आई थिंक याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने नाम बोला है। वैसे ही अब हम एक और प्लेयर का नाम याद रखेंगे। कौन है? मेरठ से हैं, जिनका नाम है किरण बालियान। ठीक है, ये है किरण बालियान और ये पहली वीमेन बन गई हैं जिन्होंने शॉर्ट पुट में कोई मेडल लाके दिया है। भले इनको ब्रोंज मेडल मिला है, कांस्य पदक मिला है, लेकिन ये भी एक अचीवमेंट है क्योंकि 72 ईयर्स के बाद वीमेंस कैटेगरी में शॉर्ट पुट में हमको कोई मेडल मिला है। तो किरण बालियान बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन शॉर्ट पुट इवेंट। 72 ईयर्स के बाद ये ब्रोंज मेडल हमें मिला है और इनका जो थ्रो था वो 17.36 मीटर था। 17.36 मीटर। ओके है। कुछ और पर्सन है, उनको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इनको तो सभी लोग जानते हैं, धोनी जी हैं ये। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जियो मार्ट का। जियो मार्ट जियो ग्रुप का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। अब यहाँ पे एक और पर्सन के बारे में बात करते हैं जो इंडियन ऑरिजिन है और जिन्हें डच का नोबेल प्राइज़ मिला है। अभी नोबेल प्राइज़ चल रहा है, अनाउंसमेंट हुआ है, ये सब कहानियाँ तो आपको पता है। तो एक प्राइज़ होता है जिसको डच नोबेल प्राइज़ के नाम से जानते हैं और उस प्राइज़ का नाम है क्या? स्पिनोजा प्राइज़। बेसिकली क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी में जो कंट्रीब्यूट करता है, कोई इनोवेशन करता है, उस फील्ड में काम करता है, उन्हें ये प्राइज़ दिया जाता है। तो ये है डॉक्टर जोइता गुप्ता, इंडियन ऑरिजिन है। ठीक है, प्रोफेसर है और इन्हें डच का ये नोबेल प्राइज़ क्लाइमेट चेंज कैटेगरी में काम करने के लिए दिया गया है। डन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है ब्रिटिशर्स जो थे हमारी कंट्री में, जब उन्होंने रूल किया तो हमारी कंट्री से काफ़ी सारी जो यूज़फुल चीज़ें थीं उनको सारा कैरी करके ले गए। हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, उसको उठाकर वो ब्रिटेन में ले गए। अब समय आ गया है कि उसको हम धीरे धीरे अपनी कंट्री में वापस लाएं। तो इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है। उसी की रिगार्डिंग हम यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं। शिवाजी महाराज का बाघनख, इसे वापस लाया जाएगा लंदन से भारत। अब बाघनख क्या होता है, तो आप इस इमेज को थोड़ा सा देखिए। ये जो आपको आयरन का एक टूल या एक आयरन का इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, जो कि जैसे कि टाइगर के पंजे होते हैं, बाघ का पंजा होता है, उस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही बाघनख कहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज है और इन्होंने इसी बाघनख से बीजापुर के सुल्तान को मारा था। आप देख सकते हैं ये बीजापुर के सुल्तान का पिक्चर है, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है अफजल खान। क्या नाम है? अफजल खान। अफजल खान को इन्होंने इसी नख से मारा था, बाघ नख से मारा था। अब इस समय आ चुका है कि इसको वापस भारत में लाया जाए। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र कल्चरल अफेयर मिनिस्टर रिसेंटली साइन MOU। किसके साथ MOU साइन हुआ है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन। क्योंकि अभी ये जो बाघनख है वो कहाँ पे रखा हुआ है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। तो इसे वापस इंडिया में हमें लाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लेगेसी है उसे हम वापस इंडिया लाना चाहते हैं, इसलिए MOU साइन हुआ है। और जब ये बाघनख भारत में आ जाएगा, इंडिया में वापस आ जाएगा, तो इसे साउथ मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में रखा जाएगा। बाघनख जैसा कि बता दिया आपको, आयरन वेपन होता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और अफजल खान का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सुल्तान जो है अफजल खान, जनरल अफजल खान, उसको इसी बाघनख से मारा था। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस फोर्ट में हुआ था, किस किले में हुआ था। तो उससे रिगार्डिंग एक यहाँ पे छोटा सा स्टैटिक फैक्ट है, आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो फाउंडर है मराठा एम्पायर के। ठीक है, इनका जन्म 19 फ़रवरी 1630 में हुआ था। इनके फादर का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जीजाबाई इनकी माता का नाम था। और इनका जन्म जो है वो शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। और इनकी जो डेथ है वो 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी अराउंड लगभग 6-7 महीने पहले
डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल जो है उसे टेस्टिंग किया था, उसे लॉन्चिंग किया था। अब फाइनली डीआरडीओ को ऑर्डर मिल चुके हैं और हमारा इंडियन डिफेंस सिस्टम के द्वारा, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा डीआरडीओ को ऑर्डर दिया गया है 30 यूनिट का। कितनी यूनिट का? 30 यूनिट का। हम 30 यूनिट यहाँ पर डीआरडीओ से परचेस करेंगे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की। क्लियर? तो हम बेसिकली चर्चा क्या करने वाले हैं, हमें चर्चा ये करनी है कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर मिसाइल कैसी है, मतलब सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, किसने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, इस पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंडियन डिफेंस के द्वारा रिसेंटली एक टेंडर तैयार किया गया है प्रोक्योरमेंट करने के लिए 30 यूनिट ऑफ इंडिजीनियस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो यहाँ पर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो 30 यूनिट को प्रोक्योर करेगी। क्लियर है? ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब आसानी से, छोटी साइज का है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये? सरफेस टू एयर मिसाइल आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये शॉर्ट रेंज या फिर लो एल्टीट्यूड के लिए होती है। कोई लो एल्टीट्यूड का एरिया है, उसमें आसपास के एरिया में आपको अगर ड्रोन दिख गया या कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसको हमें डिस्ट्रॉय करना है या अपने जो बंकर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसे केसेस में लो एल्टीट्यूड के एरिया में इस सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। और इसे डिज़ाइन एंड डेवलप किसने किया है? तो इसे डिज़ाइन एंड डेवलप किया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की डिफरेंट लेबोरेटरीज है, तो कई सारी लेबोरेटरीज ने मिलकर इसको तैयार किया है और इसे अभी फिलहाल इंडियन आर्मी के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। ये लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर वगैरह जो हैं ग्राउंड फोर्सेस के पास अगर उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इस मिसाइल का यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ का हेड क्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? न्यू दिल्ली में मिलेगा। डीआरडीओ का फॉर्मेशन 1958 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करने वाली बॉडी है ये। डीआरडीओ का जो पहला इंडियन मिलिट्री के लिए प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत इन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल को ही डिज़ाइन किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट इंडिगो। हालांकि अब ये प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर ईस्ट टेक 2023 के बारे में। तो यहाँ इंडियन आर्मी टू कंडक्ट फर्स्ट एवर ईस्ट टेक 2023 इन गुवाहाटी। बेसिकली हमारी जो ईस्टर्न बॉर्डर है, वहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, जवान वहाँ पे भी तैनात हैं। हम जो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं आजकल, हमने नए नए वेपन्स इस्तेमाल करना शुरू किए, तो हमारी जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इंडियन सोल्जर्स को उसके लिए प्रिपेयर करना, इसके लिए यहाँ पे एक ईस्ट टेक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पर? असम गुवाहाटी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी न्यूज़ ये है कि इंडियन आर्मी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम jointly organize East Tech 2023 in आसाम गुवाहाटी। 10th एंड 11th अक्टूबर में इसको लॉन्च किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा, फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, बेसिकली जो ईस्टर्न आर्मी कमांड है वहाँ पर और नदर्न ईस्टर्न रीजन को पूरा ये कवर करेगा। इसका पर्पस क्या है? हमारे जो ईस्टर्न कमांड है उनको एड्रेस करना कि क्या ऑपरेशन में चैलेंजेस है और किस तरीके से आप इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगली जो स्लाइड है आप ये देखिए, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ये हमारे आर्मी के कमांड नेम है। ठीक है, आपको ये सारे कमांड नेम देखने को मिलेंगे। मैच द कॉलम में हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं तो इनको रट लेना है। अभी हम केवल ईस्टर्न कमांड के बारे में बता देते हैं क्योंकि वही न्यूज़ में है। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता में मिलेगा। ईस्टर्न कमांड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड पार्ट ऑफ सिक्किम को कवर करता है। डन। बाकी सारे कमांड्स और उसके हेडक्वार्टर्स आपको याद करने हैं। मैच द कॉलम में ऐसा क्वेश्चन बना है और फिर से बनने की प्रोबेबिलिटी रखता है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश और रशिया के बारे में। एक्चुअली रशिया ने बांग्लादेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया हुआ है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने से, कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने से कुछ नहीं होता। पावर प्लांट को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है और फ्यूल क्या होता है? यूरेनियम 235।
क्या बोला मैंने, यूरेनियम 235 फ्यूल का यूज़ किया जाता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को या प्लांट को रन करने के लिए। तो जो कंट्री पावर प्लांट को बिल्ड करती है वो उसी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट होता है कि वो फ्यूल भी हमको देगी। तो इसी तरीके से आप देखेंगे रशिया ने डिलीवर किया है यूरेनियम फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर बांग्लादेश रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो रूस ने बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूरेनियम डिस्ट्रीब्यूट किया है या डिलीवर किया है। ये पहला बैच है, ठीक है। तो रशिया हैज सप्लाइड द फर्स्ट बैच ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल टू बांग्लादेश रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है मॉस्को, मतलब रशिया की कंपनी के द्वारा ही तैयार किया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो हैं रशिया के व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने ये भी कहा है कि जब तक ये रूपपुर प्लांट फंक्शन में रहेगा, इसकी जो लाइफ है मैं आपको बता दूं 60 ईयर की लाइफ है, 60 साल की इसकी लाइफ है। तो जब तक ये प्लांट रहेगा तब तक यहाँ पर रशिया इसे फ्यूल देगा इस प्लांट को रन करने के लिए। ये जो रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट है इसकी टोटल कैपेसिटी 2400 मेगावाट की कैपेसिटी है। इसकी जो पहली यूनिट है वो 2024 मतलब 2024 तक ऑपरेशन में आ जाएगी। 2024 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। डन। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन केवल ऐसा बनेगा कि बताइए रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश में है। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि रूपपुर पावर प्लांट किसकी मदद से बांग्लादेश में तैयार किया गया है, तो रशिया। या क्वेश्चन बनता है कि रशिया ने रूपपुर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर इंस्टॉल किया है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो कैसे भी वो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो रूपपुर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 2400 मेगावाट की ये कैपेसिटी है, इतनी पावर ये जनरेट कर सकता है। किस नदी के किनारे है, मतलब किस नदी से कुछ दूरी पर बनाया गया है, तो गंगा रिवर, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और क्या कहानी लिखी हुई है देख लेते हैं। तो यहाँ पे रशिया ने इस प्लांट को तैयार करने के लिए बांग्लादेश को $11.38 बिलियन का लोन दिया है और 2027 के बाद, 2027 के बाद बांग्लादेश को इस लोन को धीरे धीरे रिपे करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्लांट जो है वो ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर गंगा आपको देखने को मिल जाएगा। लाइफ साइकिल इस रिएक्टर की 60 ईयर है, इसको 20 ईयर तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात सुनिए, बांग्लादेश जो है वो 33 न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाएगी वर्ल्ड में। तो बांग्लादेश जो है वो 33वें नंबर की न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाएगी एक बार जब ये पावर प्लांट को कमीशन कर दिया जाएगा रूपपुर को, ठीक है। डन। अब ये एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, अगर साइंस का क्वेश्चन देखें तो पूछेगा कि यूरेनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये बात हमें पता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल होने के साथ साथ इसका एटॉमिक नंबर 92 है। नेचुरली हमको जो यूरेनियम मिलता है उसमें यूरेनियम 238 का 99% होता है, वहीं 1% यूरेनियम 235 उसमें होता है। इसी यूरेनियम 235 को इनरिच किया जाता है, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है और फिर इसी का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, लगभग 2/3 पूरे वर्ल्ड का जो 2/3 यूरेनियम माइंस है या प्रोडक्शन है वो कजाकिस्तान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया करते हैं। भारत लगभग 2% ही प्रोड्यूस करता है, वो भी हमारा जो यूरेनियम है इतना इनरिच क्वालिटी का नहीं है, इसलिए इंडिया जनरली रशिया वगैरह से इंपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, अभी साइंटिस्ट के द्वारा रिसेंटली एक लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ द यूरेनियम जो है वो तैयार किया गया है, डेवलप किया गया है, जिसका नाम है यूरेनियम 214। तो अगर पूछ लिया जाए यूरेनियम 214 क्या है, तो आप कहेंगे कि लाइटेस्ट फॉर्म यूरेनियम का यूरेनियम 214 है, जिसे चाइना की एक लैब में तैयार किया गया है, डेवलप किया गया है। क्या भारत में भी माइनिंग है, क्या भारत में भी माइंस है यूरेनियम की, तो आंसर है यस। आप लोगों ने जादूगोड़ा के बारे में सुना होगा और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बने भी हैं। जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम की माइन है। जादूगोड़ा इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट बेल्ट में आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। ये यूरेनियम का पहला डिपॉजिट है जिसे भारत में खोजा गया था 1951 में। इसके अलावा आप देखेंगे जो कुडप्पा बेसिन ऑफ आंध्र प्रदेश है, वहां पर भी यूरेनियम आपको मिल जाएगा। यूरेनियम का जो एक और सोर्स है वो मोनाजाइट सैंड है। कहाँ है? मोनाजाइट सैंड एक और यूरेनियम का सोर्स है। जनरली केरला, बिहार के अलावा अगर हम केरला की बात करें तो केरला में मोनाजाइट सैंड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं चाइना से। तो चाइना ने रिसेंटली एक और अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिसका नाम है यगॉन। यगॉन कहाँ की सैटेलाइट है? तो चाइना की सैटेलाइट है। कैसी सैटेलाइट है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा सर्वे करना, अर्थ का सर्वे करना, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना, चाइना में क्रॉप कैसी हो रही है, उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है उसके बारे में बताना, और डिज़ास्टर प्रिवेंशन के लिए काम करना बेसिकली इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मकसद होगा, ठीक है। इसे चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। बस इतना ही पूछा जाएगा आपको कि ये किस कंट्री की सैटेलाइट है, तो आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट बात करेंगे अंकटाड के बारे में। तो इन्होंने भारत की जीडीपी को फॉरकास्ट किया है। पहले कुछ बोलते थे, अब कुछ और बोलने लगे हैं। अंकटाड क्या होता है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। इन्होंने भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए फॉरकास्ट की है कितनी? 6.6%। पहले कहा था 6% रहेगी, अब बोल रहे हैं 6.6% रहेगी, ठीक है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की जीडीपी इन्होंने फॉरकास्ट की है 6.2%, और कहा है पूरे जो वर्ल्ड है उसकी टोटल जो ग्रोथ है वो 2.5% रहेगी 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट है, होता क्या है ना, जब बोलते हैं ना, जब किसी की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ऐसी हमने कहावतें सुनी है बचपन में, तो ऐसा ही कुछ हो गया है। आप लोग ने हमास के बारे में सुना होगा। हमास एक ग्रुप है जो कि गाजा स्ट्रिप के पास एक्टिव पाया जाता है, और लगातार उन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इजराइल के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत लंबी कहानी है। आप पहले कभी मैंने बर्निंग इशू में कवर किया था कि गाजा स्ट्रिप और पैलेस्टीन और इजराइल का क्या डिस्प्यूट है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। बट मैं इतना बता दूं कि आपको जो मैप दिखाई दे रहा है ये इजराइल का मैप है, और इजराइल के मैप में आपको जो छोटा सा एरिया दिख रहा है यही है गाजा स्ट्रिप, यही है आपका गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप, और यहीं पर एक्टिव है एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम है हमास। कुछ नहीं, हमास उठा सुबह अचानक से और 5000 मिसाइल जो है वो इजराइल पे छोड़ दी। इसके अलावा इजराइल के कुछ लोगों को और इजराइल के जो सोल्जर्स हैं उनको भी बंदी बना लिया, ऐसी खबर आती है। और इस ऑपरेशन का नाम हमास के लोगों ने दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ऑपरेशन किसने लॉन्च किया है, तो हमास ग्रुप का ये ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ठीक है। इसके बाद इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने वॉर सिचुएशन डिक्लेयर की और स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंडिया जापान फंड IJF। क्या है ये फंड? तो देखिएगा, हमारे भारत के और जापान की दो ग्रुप्स के दो इंस्टीट्यूट के द्वारा एक फंड जनरेट किया गया है, इंडिया जापान फंड, जिसका मकसद होगा कार्बन एमिशन या कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना। और कार्बन एमिशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, किस सेक्टर में काम कर सकते हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना। तो आप देखेंगे NIIF मतलब नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक कंपनी या बॉडी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है, फंडिंग करती है, और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ डील करके एक फंडिंग तैयार करती है, जिसका फॉर्मेशन फेब 2015 फरवरी 2015 में हुआ था, ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड JBIC जो कि जापान की कंपनी है, इन दोनों ने मिलके $600 मिलियन का एक इंडिया जापान फंड लॉन्च किया है, जो कि एनवायरनमेंट के जो मुद्दे हैं उनको फोकस बेसिकली करेगा, जिसमें इंडिया का जो शेयरिंग है वो 49% है और जापान का जो शेयरिंग है वो 51% आपको देखने को मिलेगा। डन। अंत में बात कर लेते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, उस पर हम 2 मिनट की चर्चा करेंगे बस। तो यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। उन्होंने कहा है कि जो जेल में कैदी रहते हैं, अगर कई बार होता है ना, आप लोग पिक्चरों में भी देखते हैं कि जेल में कैदी आपस में लड़ने लगते हैं, फाइट हो जाती है और जेल में ही कैदी मर जाता है, देखते हैं हम ऐसा पिक्चरों में। या फिर आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में क्या होता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या इतना डिप्रेशन में हो जाते हैं जो प्रिजनर्स होते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। ऐसी एक्टिविटी अक्सर जेल में हो जाती हैं। तो अगर जेल के अंदर कैदियों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, फाइट होती है, और उस केस में किसी जेल के में बंद कैदी की जान चली जाती है, तो उस केस में उसके परिजनों को, उसकी फैमिली वालों को 7.5 लाख रुपए मतलब 7.5 लाख रुपीज़ यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं अगर सुसाइड कर लेता है कोई कैदी जेल में, तो उसके परिजनों को, उसके घर वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये फैसला बेसिकली अभी आया है,
डन, इतनी ही कहानी आज डिस्कस करनी थी। अंत में बात करते हैं कुछ MCQ के बारे में। तो पहला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन कहाँ पर ओपन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर, MP में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि अभी रिसेंटली किस कंट्री ने अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यागोन 3304 को लॉन्च किया है स्पेस में? तो आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के कौन से प्रोडक्ट को GI टैग मिला है? तो याक चुरपी को मिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली किस MP स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वीमेंस को गवर्नमेंट जॉब में कितने रिजर्वेशन की बात की गई? तो 35% रिजर्वेशन की बात की गई है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्हें फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है? तो मैंने बताया था ना, एलेक्सा के दिमाग में केमिकल लोचा हुआ था, तो एलेक्सा मतलब ये केमिस्ट्री, केमिकल लोचा। तो ये जो पर्सन हैं उन्हें फिजिक्स की फील्ड में नहीं, केमिस्ट्री की फील्ड में मिला है। बाकी जो 3 पर्सन हैं उन्हें फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में मदद कर देती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पीस प्राइज़ 2023 किसे दिया गया है और ये किस कंट्री की है? दूसरा क्वेश्चन है कि नोबेल पीस प्राइज़ में कितनी मनी यहाँ पर दी जाती है, कितने पैसे दिए जाते हैं जो विनर होता है? तो 2 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें अपकमिंग वीडियो में हम करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।